हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग आज जो 2021 की वन रिपोर्ट आ गई है ना। इसको आज देखने का प्रयास करते हैं और आप देखेंगे कि हर साल एक दो क्वेश्चन आपको जो जितने भी वनडे या सिविल एग्ज़ाम हैं जो वनडे में होते हैं तो उनमें अक्सर ये रिपोर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही एक जागरूक नागरिक और एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते भी हमारी ये ज़रूरी है या आवश्यकता है कि हमें इस पर्यावरण के बारे में और इस वन रिपोर्ट के बारे में अनुमान होना चाहिए। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग हैं मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश के होने के नाते भी पता होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं और साथ ही हम लोग एक एक फैक्ट इसमें देखेंगे, शुरू कब से हुई, क्या कैसे रहा है। तो सिनेरियो अच्छा रहेगा और आपको पसंद आएगा, ये मैं आशा करता हूँ। आइए फिर शुरू करते हैं ना। देखिए, सबसे पहले जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है, ये नंबर इसका कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं, सबसे पहले वन रिपोर्ट कब से आती है। तो 1987 से प्रारंभ होती है। ठीक है, 1987 में सबसे पहली फर्स्ट रिपोर्ट आती है। फर्स्ट रिपोर्ट कब आती है? 1987 में। जबकि वर्तमान में जो रिपोर्ट आई वो 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, 17वीं रिपोर्ट है वर्तमान की, 2021 में आती है। क्लियर हुआ कि जो 2021 की रिपोर्ट आई है वो 17वीं रिपोर्ट है। तो डायरेक्ट आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो 2021 की रिपोर्ट है इसका क्रम कौन सा है। तो 17वीं रिपोर्ट है, ये ध्यान रखेंगे। और आप जोड़ के देख सकते हैं 2 वर्ष में यह रिपोर्ट प्रकाशित होती है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में रिपोर्ट प्रकाशित होती है। इसलिए आप यहाँ से जोड़ेंगे तो आपको 34 वर्ष हो रहे हैं, तो 17वीं रिपोर्ट आपको ये समझ में आ जाएगी कि 2 वर्ष में अगर रिपोर्ट निकाली जा रही है तो 34 वर्ष हो रहे हैं 1987 से, तो 17वीं रिपोर्ट यह होगी। तो ये ध्यान रखना है। और अगर मंत्रालय की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले जो हमारी वन रिपोर्ट निकाली जाती है वो 1987 में आती है। और वर्तमान में जो 2021 की रिपोर्ट है वो 17वीं रिपोर्ट है, 17 नंबर की रिपोर्ट है। इसके बाद इस पर जब वन मंत्रालय कौन सा है, तो मंत्रालय का नाम ध्यान रखना है पूरा। वन मंत्रालय सिर्फ नहीं लगाना है, आपको मंत्रालय का पूरा नाम रखना है कि वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पूरा नाम क्या है? वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इस पूरे मंत्रालय का नाम है, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव इसके कौन है? मंत्री हैं। तो मंत्री का भी नाम आप ध्यान रखेंगे, जिन्होंने रिपोर्ट को प्रस्तुत किए थे तो भूपेंद्र नाम उनका भूपेंद्र सिंह यादव। ठीक है, ये मंत्री जी का नाम है, तिनका भी आप याद रखेंगे कि रिपोर्ट किन्होंने प्रस्तुत की थी। भूपेंद्र सिंह यादव जी ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। फिर इसके बाद आप देखिए जो यह वन स्थिति रिपोर्ट निकाली जाती है, जो 2 वर्ष की वन स्थिति रिपोर्ट निकाली जाती है, इसमें देखिए दोनों चीज को शामिल किया, वन और वृक्ष। वन क्या होते हैं कि वन के बोल सकते हैं कि जो 1 एकड़ से अधिक क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में जो फैले हुए वृक्ष होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, उन्हें हम वन कहते हैं। वृक्ष आवरण क्या होता है कि जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, 1 हेक्टेयर से कम होते हैं, जिन्हें मानव द्वारा उसको क्या किया है, लगाया गया है, तो वृक्ष हो गए। तो वन और वृक्ष आवरण दोनों को शामिल किया जाता है। 2 वर्ष की रिपोर्ट होती है जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। यह रिपोर्ट तैयार कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मंत्रालय हम लोग देख रहे हैं वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। आप इसको कमेंट करेंगे कि भारतीय वन सर्वेक्षण का हेड क्वार्टर कहाँ है ना, यह कहाँ अवस्थित है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसके बारे में आप कमेंट करेंगे। तो ये कौन सा संस्थान हो गया? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा क्या किया जाता है, हमारी द्विवार्षिक वन रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इस भारतीय वन सर्वेक्षण में वन की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को 3 श्रेणियों में, इस रिपोर्ट में वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, अत्यधिक सघन, मध्यम सघन और खुले वन। तो ध्यान रखना है वनों को कितनी श्रेणी दी गई है, तो 3 श्रेणी में बांटा गया है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा वनों को कितनी श्रेणी वन रिपोर्ट में है, तो 3 श्रेणी है, अत्यधिक सघन, मध्यम सघन और खुले वन। अत्यधिक सघन का मतलब यह हो गया कि जहां वन 70% से अधिक सघनता है, मतलब 70% से अधिक सघनता है, वहां के वनों को अत्यधिक सघन में रखा गया। और 40 से 70 के बीच जहां सघनता पाई जाती है उसे
मध्यम सघन वन के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही लास्ट में खुले वन है जो 10% से कम है। जहां वन बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को खुले वन के अंतर्गत रखा गया है। तो अत्यधिक सघन में कितने परसेंट, 70% से अधिक सघनता होनी चाहिए, मध्यम में 40 से 70% से सघनता और खुले वन में 10% से कम सघनता के वन को शामिल किया गया है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हुई होंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ हम लोगों ने ये चीज़ें देख लिया, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि पहली बार किन क्षेत्रों को शामिल किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि पहली बार किन क्षेत्रों को इस वन स्थिति रिपोर्ट में जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना है जितने भी टाइगर रिजर्व हैं और टाइगर रिजर्व के जो कॉरिडोर हैं, टाइगर रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर का मतलब होगा एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व को जोड़ा जाना। जैसे आप बांधवगढ़ को देख लेंगे, कान्हा किसली जो टाइगर रिजर्व है ये जोड़े जा रहे हैं आपस में, तो ये जो कॉरिडोर होगा ये टाइगर रिजर्व कॉरिडोर। और गिरी के जो जंगल हैं, है ना, ये गिरी का जो जंगल है, गिरी जहां आपको पाया जाता है एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर का सिर्फ मात्र एक अगर आवासीय एरिया है ना एशिया में, तो वो कौन सा है, गिरी जंगल है। तो गिरी के जंगल को भी शामिल किया गया है। और ये ध्यान रखना इसमें एक फैक्ट कि जो अरुणाचल प्रदेश का ये पक्के टाइगर रिजर्व है और सबसे ज़्यादा वनों की सघनता के किसी टाइगर रिजर्व में पूछे कि सबसे ज़्यादा किस टाइगर रिजर्व में सघनता रही है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व। तो ध्यान रखना है क्योंकि पहली बार शामिल किया गया है टाइगर रिजर्व को, टाइगर कॉरिडोर को और गिरी के जो जंगल क्षेत्र हैं जहाँ एशियाई शेर का आवासीय एरिया है वो। तो इस जो टाइगर रिजर्व है जिसे पहली बार शामिल किया गया है, इसमें पक्के टाइगर रिजर्व का सबसे ज़्यादा वनों की सघनता यहाँ पाई गई है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। आगे हम लोग इधर कुछ फैक्ट देखते हैं, उसके बाद कुछ डाटा और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2019 से 21 की जो रिपोर्ट है उसमें क्या अंतर रहा है ना, तो इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या अंतर आया है तो देख लेते। देखिए कि जो वृद्धि हुई है वन प्लस वृक्षों को अलग अलग देखते हैं तो आवरण की वृद्धि की बात चलेगी, क्योंकि वन वृक्ष आवरण दोनों को शामिल किया गया है वन स्थिति रिपोर्ट में। तो वन में जो वृद्धि हुई है वो 1540 वर्ग किलोमीटर हुई है। ठीक है, वन में जो वृद्धि हुई है या वृद्धि को बता रहा है, तो वृद्धि जो हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर हुई है। वही वृक्षों की अगर वृद्धि करें 721 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि वन ज़्यादा है वृक्षों की संख्या कम है, इसलिए वनों का जो यहाँ बढ़ने का परसेंटेज भी है वो ज़्यादा है, 1540 वर्ग किलोमीटर है और 721 वर्ग किलोमीटर वृक्षों का है। और जबकि टोटल अगर बात की जाए, टोटल वनावरण कितना वृद्धि हुआ है ना, दोनों को मिला करके जो वृद्धि रही है वो है 2261 वर्ग किलोमीटर। इसको ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछेगा कितनी वृद्धि हुई है किलोमीटर में, तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वन क्षेत्र में 1540 और वृक्षों में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्तमान में वन प्लस वृक्षों का कुल आवरण कितना है, मतलब अगर कुल आवरण की बात की जाए, ये तो वृद्धि है कि इस साल 2 साल के अंदर जो 19 से 21 में कितनी वृद्धि हुई, तो 2261 जो वर्ग किलोमीटर इतनी की वृद्धि हुई है। जबकि पूरी अगर बात की जाए कि कितना अभी तक का वन है, तो पूरा अगर वन भारत में देखा जाए तो वह कितने वर्ग किलोमीटर में है, 80, 95, 37। डायरेक्ट आप ऐसे याद रखेंगे, 80 हो गया, 95, 37 वर्ग किलोमीटर। 80, 95, 37 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है कि वनों को कुल आवरण भारत में पाया जाता है। अब भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं कि परसेंटेज वाइज प्रतिशत में कहाँ कितना वन है। तो जो कुल वनावरण है, ठीक ना, जो वृक्षावरण है देखिए यहाँ भी कम है क्योंकि वृक्षावरण बढ़ेगा भी कम, और क्योंकि कम है तो कुल जो क्षेत्रफल में वृक्षावरण है वो है 2.91%। बिल्कुल याद रखना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और सबसे अगर इंपॉर्टेंट है तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि कुल वृक्षावरण कितना है। वृक्षावरण की हम लोगों ने बात किया कि वृक्ष का जो आवरण जो 1 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र में वन पाया जाता है उसका 2.91%। 2.91 लगभग 3% के जो बराबर है वो क्या है, वन है। तो 2.91% क्या है, वन है। जबकि कुल वनावरण है, सॉरी वृक्ष है, और कुल वनावरण अगर बात की जाए वो है 21.71%। तो दोनों को ध्यान रखें, कुल वनावरण 21.71% है, जबकि कुल वृक्षावरण की बात करें ये 2.91% है। जब दोनों की अगर बात करें कि कितना वृक्ष है ना, वृक्ष और वन कितना है, पूरा अगर दोनों को मिला करके बात की जाए तो 24.62% पूरे भारत में वन पाए जाते हैं। कितने, 24.62
2% पूरे भारत में वन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, पूरे जितने भी फैक्ट है इसमें सबसे अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात किया जाती ये है कि 24.62% जो भूभाग है भारत का, भौगोलिक क्षेत्र है, उस पर वन पाए जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे स्टेट वाइज किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, परंतु अभी आप इतना ध्यान रखिए कि कुल वनावरण कितना है, 21.71%। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि वनावरण पूछा जा रहा है कि वृक्षावरण पूछा जा रहा है कि दोनों को पूछा जा रहा है। तो अगर कुल वनावरण की बात करेगा तो 21.7% आंसर होगा, और अगर वृक्षावरण की बात करेगा 2.91% आपका आंसर होगा। और जबकि जो दोनों का टोटल की अगर बात करेगा तो वो 24.62% इसका आपका आंसर होगा। आइए ये नया फैक्ट ये इसलिए ध्यान रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आग से प्रभावित, इस साल आप देखे होंगे कि भारत में आग की जो घटना रही है वो बहुत ज़्यादा रही है। आप देखेंगे उड़ीसा के जंगलों में सबसे ज़्यादा अब आग देखने को मिलेगी, बहुत सारे जीव जंतु मिले हैं, मतलब ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद भारत में मध्य प्रदेश जो मध्य वाला एरिया है, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपको वन में आग लगने की घटनाएं मिलेंगी। हालांकि वैश्विक स्तर पर भी आप देखेंगे कि आपको यह आग जनित जो घटनाएं हैं जो वन में वनाग्नि लगी है वो बहुत ज़्यादा रही है। आप देखें चाहे अमेजन वन के जंगलों में इस साल बहुत ज़्यादा आग लगी है। लगभग 85% जो वहाँ की ब्राज़ील की स्पेस एजेंसी है उसी ने बताया कि इस साल आग लगने की जो घटनाक्रम रही है लगभग पिछले साल से लगभग 85% से अधिक तीव्र गति से वृद्धि की है कि आग की घटनाओं में क्रमशः वृद्धि हुई है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के जंगल में, कैलिफोर्निया के जंगल में आपको आग की घटनाएं देखने को सुनने को मिली होंगी। तो भारत की बात करें तो आग से प्रभावित क्षेत्र जो वन रहा है, क्षेत्र रहा है, वो लगभग 35% जो वन क्षेत्र रहा है वो कहीं न कहीं आग की घटनाओं से प्रभावित देखा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो आग से जुड़ी घटनाएं हुई हैं वो देख सकते हैं ओडिशा में, ओडिशा के बाद ओडिशा के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। वैसे भी आपको जब भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन कोई भी आता है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बताइए या जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है, पर्यावरण क्या परिवर्तन का क्या प्रभाव है, तो आप बताएंगे कि आग जनित जो चरम घटनाएं हैं ये क्या हुई हैं, वृद्धि हुई है। क्योंकि आईपीसीसी की जो रिपोर्ट फर्स्ट रिपोर्ट अभी आई है ना 2021 की, उस पर बताया गया है कि अगर क्लाइमेट चेंज को आप नहीं रोकते हैं तो कहीं नहीं क्या क्या होगा, आग जैसी जो चरम घटनाएं हैं, बाढ़, सूखा और जो ग्लोबल वार्मिंग और जैसे हिम जो भूस्खलन हो रहा है, हिम का जो गलन हो रहा है, ग्लेशियर का जो पिघलना है, ये घटनाएं क्या चरम घटनाएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसलिए क्या हुआ है कि आग की घटनाएं तीव्र गति से बढ़ी हैं। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा संकट अगर कोई बात करे तो आग से प्रभावित क्षेत्र का सबसे ज़्यादा वनों के लिए संकट माना गया है। कुल कार्बन स्टॉक कितना है भारत का, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये इस बार बताया गया है कि कुल कार्बन स्टॉक कितना है कि 7204 इसमें मिलियन टन में अनुमान लगाया गया है। तो डाटा आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। 7204 आपको ध्यान रखना है कि मिलियन टन में अनुमान लगाएगा कि कितना कार्बन स्टॉक भारत के पास है। कार्बन स्टॉक मतलब कितना कार्बन हो सकता है भारत एब्जॉर्ब करता है जो वन यहाँ के पाए जाते हैं। और इस बार रिसोर्सेट 2 जो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है ना, रिसोर्सेट 2 का क्या किया है, प्रयोग किया गया है वन के सर्वेक्षण करने के लिए। तो आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले 1987 में वन रिपोर्ट तैयार की जाती है और वर्तमान जो रिपोर्ट है लगभग 34 वर्ष हो गए हैं, तो 17वीं रिपोर्ट है जो 2021 में प्रस्तुत की गई है। इसको जो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है और इसके जो मंत्री हैं वो भूपेंद्र सिंह यादव हैं, इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। जो इसको बनाए जाने का रिपोर्ट का काम है, 2 वर्ष में रिपोर्ट तैयार होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण इसको रिपोर्ट को तैयार करता है। वनों के 3 श्रेणियों में बांटा गया है, अत्यधिक सघन, मध्यम सघन, खुले में। अत्यधिक सघन मतलब 70% से अधिक, इसमें 70% से कम होगा, लगभग 40%, 40 से 70, इसमें 10% से कम। उसके बाद देखो पहली बार शामिल किया गया है कि जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर हैं, साथ ही जो गिरी जो राष्ट्रीय उद्यान है उस क्षेत्र को शामिल किया गया है। और पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा वन यहाँ पाए गए हैं। और जो वृद्धि हुई है वनों में, दोनों में मिलाकर 2261 वर्ग किलोमीटर हुई है। कुल वनावरण भारत में जो बात किया जाए अगर किलोमीटर में कितना है तो 80, 95, 37 वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है। कुल वनावरण 21% है, वृक्षावरण 2.91% है।
और दोनों को अगर मिला दिया जाए, जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें, तो 24.62% जो भूभाग है उस पर वन पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, अभी आगे आप देख लेंगे। आग से प्रभावित क्षेत्र 35.5% लगभग क्या है, आग से प्रभावित है। कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7204 मिलियन टन लगभग भारत में कार्बन स्टॉक अनुमानित किया गया है। रिसोर्स सेट का क्या किया गया है इस बार प्रयोग, या मतलब वन सर्वेक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो किस सैटेलाइट का, तो रिसोर्स सेट सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है, जो एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग कुछ इसमें फैक्ट देखते हैं और इसको फिर से इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं कि राज्य वाइज किस प्रकार से वृद्धि या कमी हुई है परसेंटेज वाइज। तो आइए देखते हैं। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य, सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे कौन से राज्य रहे जिनमें वन की वृद्धि हुई है। तो वन की वृद्धि जो सबसे ज़्यादा हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में हुई है, उसके बाद तेलंगाना में हुई है और फिर ओडिशा में हुई है। इसके किलोमीटर आपको याद नहीं रखना, वर्ग किलोमीटर कितना वृद्धि है, बशर्ते ये याद रखना है कि कौन से राज्य में ज़्यादा वृद्धि रही है। तो 3 वृद्धि वाले ये राज्य हैं शीर्ष में जिनकी वृद्धि रही है। तो थोड़ा सा इसको आप समझ सकते हैं, जिसका आप मैप में आप अगर समझेंगे तो, जैसे देखिए यहाँ आप समझिए आंध्र प्रदेश हो गया, इससे जुड़ा हुआ तेलंगाना हो जाएगा, फिर यहाँ ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये ओडिशा हो गया ऊपर साइड में, फिर ये तेलंगाना हो गया और ये आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख लिए, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है, आंध्र प्रदेश की सबसे ज़्यादा वृद्धि रही है, फिर तेलंगाना में, फिर ओडिशा में। तो इसको आपको क्रम से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। ठीक है, ये तीनों राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। और यह वर्ग किलोमीटर आपको ध्यान रखना हो तो रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जरूरी नहीं है। 647, 632 और 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। तो वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हो रही है, सबसे पहले आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर ओडिशा। ये कैसा हो गया कि वृद्धि है। और सबसे ज़्यादा अगर भौगोलिक सर्वाधिक क्षेत्रफल में अगर वन देखा जाए, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं, तो इन राज्यों में सबसे ज़्यादा वन है अभी। ठीक है, ये किस में है, ये वृद्धि है। ये किसको दिखा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है। और ये दिखा रहे हैं क्षेत्रफल, मतलब परसेंटेज वाइज क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा राज्य में कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है, एमपी है, सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा। तो इसको आपको केयर करना है कि ये पहले से ही यही डाटा चल रहा है, वही डाटा है कि पहले स्थान पर कौन है, मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे में छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर में ओडिशा है। आपको ध्यान बिल्कुल रखना है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और एक क्रम भी लगाने के लिए आ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको। मध्य प्रदेश टॉप पे है, फिर दूसरे नंबर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और चौथे स्थान पर ओडिशा आता है। हम लोगों ने वृद्धि देख लिया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में, और क्षेत्रफल में देख लिया मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में विस्तार यहाँ है। यहाँ भी ओडिशा 3 नंबर में, यहाँ 4 नंबर में है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की अगर बात की जाए, है ना, ये क्षेत्रफल में हो गया, ये हो गया प्रतिशत में। ठीक है, तो प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र के अगर प्रतिशत की बात की जाए, तो उसमें अगर सबसे टॉप पे है तो मिजोरम है। मिजोरम में देख सकते हैं आप लगभग 85% जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, उस पर वन पाया जाता है। तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन, फिर दूसरे नंबर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय में, फिर मणिपुर में। तो ये जो चारों स्टेट हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत की बात करता है, ये किस में हो गया, ये हो गया कि जो सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात किया है, क्षेत्रफल की बात किया, ये परसेंटेज नहीं है, सॉरी, ये किसका क्षेत्रफल है ना, ये क्या है, ये क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन अगर कहाँ पाया जा रहा है, तो वो पाया जा रहा है कहाँ, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जबकि परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत की, तो मिजोरम में टॉप पे आएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय आएगा, फिर मणिपुर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, लगभग 85% वन। फिर उसके बाद देखिए सर्वाधिक कमी कहाँ हुई, तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है 3 में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में हुई है। लेकिन जो सर्वाधिक कमी हुई है, कमी सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, वो यही राज्य, क्योंकि जहाँ ज़्यादा वन पाए जाएंगे, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वन होंगे, उन क्षेत्रों में ही क्या होगा कि वन की कमी आएगी। देख सकते हैं सर्वाधिक कमी
अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन की कमी इस बार देखी गई है वन रिपोर्ट में। दूसरे स्थान पर मणिपुर है, तीसरे स्थान पर मेघालय है और चौथे स्थान पर नागालैंड है। तो आपको क्लियर करना है कि सर्वाधिक कमी कहाँ रही है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में। देखिए इसके जो कारण रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्वाधिक कमी जो पूर्वोत्तर, सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है जो वो कि आपको कहीं कभी स्टेट दे तो नहीं होगा, क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं कि यह आपके 7 सिस्टर राज्यों में से 4 जो राज्य हैं वही हैं जहाँ सर्वाधिक कमी हुई है पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसका जब मुख्य कारण बताया गया कि प्राकृतिक आपदाएं, चरम जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही थी, प्राकृतिक आपदाएं जिससे वनस्पति नष्ट हुई है, इस वजह से क्या हुआ, वन क्षेत्र कम हुआ है। साथ ही जो मानवीय हस्तक्षेप है, जो मानव के द्वारा उसमें वनस्पतियों को काटा जाना है ना, और जो झूम कृषि है उसका प्रभाव रहा है कि वनों की सबसे ज़्यादा कमी हुई। तो वनों की कमी का कारण पूछेगा तो पहले ही बताएंगे कि प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना, मानवीय हस्तक्षेप। फिर अगर मैंग्रोव वन के देखेंगे तो मैंग्रोव वन की देखिए, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा का, तो मैंग्रोव वन जो भारत में पाया जाता है तो उसके देखिए यहाँ वर्ग किलोमीटर लिखा है 49, लगभग 50 वर्ग किलोमीटर आप बोल सकते हैं इसको, 49-92 वर्ग किलोमीटर लगभग, है ना, 49-92 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा ये आपका। और इसमें देखिए वृद्धि देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा जो हुई है वो उड़ीसा में रही है, और वृद्धि टोटल अगर भी जाए तो 17 वर्ग किलोमीटर जो वन हैं वो बढ़े हैं, किसके, मैंग्रोव वन के। तो मैंग्रोव वन के जो परसेंटेज बढ़ने का रहा वो कितना रहा, मतलब कितना उसमें बढ़ा है किलोमीटर में, 17 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो बढ़ा है वो ओडिशा में बढ़ा है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक में। तो ध्यान रखना है कि जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वह कहाँ कहाँ हुई है, ओडिशा में, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। तो ये तीनों फैक्ट को आपको यहाँ ध्यान रखना है। मुख्यतः मैंग्रोव वन कितने हैं तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, 49-92 वर्ग किलोमीटर है, वृद्धि रही है 17 वर्ग किलोमीटर की। तो एक बार फिर से आइए देख लेते हैं कि अगर बात करें वन क्षेत्र में वृद्धि सबसे ज़्यादा तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में रही है, जबकि वृद्धि के बाद कमी देखिए, कमी जो रही है ये देखिए जो पूर्वोत्तर भारत रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कमी रही है। पहले नंबर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और उसके बाद नागालैंड इसमें नंबर आता है। कारण क्या रहा, प्राकृतिक जो चरम घटनाएं हैं, आपदाएं हैं और मानवीय हस्तक्षेप। उसके बाद क्षेत्रफल में जो वन है सबसे ज़्यादा कहाँ है, क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। जबकि भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की बात करें कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है तो लगभग 85% मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर में है। और मैंग्रोव वन हम लोगों ने देख लिया कि मैंग्रोव वन 49-92 वर्ग किलोमीटर है, 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि रही है। तो हमें ये आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा यह हमारा वीडियो और हमारा एफर्ट, और बने रहिए आगे इसी प्रकार से। प्री की जो ये टॉपिक है वनडे के, तो हम लोग आपको अब कंटिन्यू इसमें वीडियो डालेंगे, थोड़ा विलम्ब हुआ है तो अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे इसमें। तो क्योंकि हम लोग का भी एग्ज़ाम है तो हम लोग को भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, तो क्षमा चाहते हैं। और हम लोग अब वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ये आपसे वादा है, ठीक है। तो बने रहिए और प्री में अच्छे से मेहनत करना है और ठीक है, तैयारी फोकस में बनाए रखना है।